फॉर्म में हुई गलती का एक्सक्यूज़ आप किसी दूसरे पे नहीं डाल सकते। लाइक फॉर एग्जांपल कि आप ये नहीं कह सकते स्क्रूटनी के समय पे कि साइबर कैफे वाले भैया ने गलत फॉर्म भर दिया जिसके कारण आपका स्क्रूटनी के टाइम पे मिसमैच हो रहा है। तो ध्यान देकर फॉर्म भरिए, आराम से चीज़ों को समझ लीजिए। पर्याप्त समय मिला है आपको रजिस्ट्रेशन के लिए, तो कोई गलती या कोई ऐसा मिस्टेक नहीं होना चाहिए जिसके कारण से कि आपको अलॉटमेंट प्रोसेस से या आने वाले काउंसलिंग प्रोसेस से बाहर कर दिया जाए। कोई एक्सक्यूज़ यहाँ पे नहीं चलता है। आपके भविष्य का सवाल है। 100-150 रुपये में जो साइबर कैफे वाले आपका फॉर्म भर रहे हैं, डेफिनेटली वो आपके हेल्प के लिए हैं, लेकिन यू शुड बी प्रेजेंट देयर, आपको वहाँ पे होना चाहिए और सारी चीज़ों को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको देखना है, समझना है, उसके बाद ही फाइनल लॉक करना है। और अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो एडिट करने के लिए समय दिया गया है, आप उसको एडिट कर सकते हैं, जिन चीज़ों को एडिट किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ नीट 2021 की काउंसलिंग के बारे में। हालांकि अब 2022 आ चुका है। बहुत सारे आपके फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन जो आप हमसे पूछ रहे हैं, थ्रू यूट्यूब कमेंट्स पूछ रहे हैं, थ्रू व्हाट्सएप पूछ रहे हैं, या कोई भी अन्य माध्यम से जो आप हमसे पूछ रहे हैं, तो कॉमन क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आगे अब कैसे प्रोसेस करना है, क्या सिचुएशन होगी, क्या है ना, आप क्या एडिट नहीं कर सकते हैं, ऐसा क्या किया तो क्या होगा, या लाइक अब आगे क्या आपको करना है। तो बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिए, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अगर आपको सही इन्फॉर्मेशन पता चल जाता है तो आप दूसरों को भी सही गाइड कर सकें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए देखते हैं। 20 जनवरी से 28 जनवरी तक एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन कराना है। उसके बाद भविष्य में आगे कोई नया रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये आप जानते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपये जनरल ओबीसी के लिए और 500 रुपये है अभी एसटी और एससी के लिए, ठीक है। एनआरआई के लिए 3000 रुपीज़। ये इन्फॉर्मेशन पता है आपको। अब एक चीज़ आपको ध्यान ये देना है, मैं बार बार आपको रिमाइंड करता हूँ कि छत्तीसगढ़ में फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन होता है। यदि आप यहाँ के किसी भी कॉलेज में MBBS या BDS करना चाहते हैं तो सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, मॉपअप राउंड, इन सब में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। यदि DME चाहेगा कि आने वाले टाइम पे सीट वैकेंट रह जाती हैं 4 काउंसलिंग के बाद या 3 काउंसलिंग के बाद, तो एक संभावना बनती है कि न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट किया जाए, जिसके चांसेस बहुत कम हैं। तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, पार्टिसिपेट करना है। नाउ 28 तारीख के बाद क्या होगा? 28 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया है। हम बात करने वाले हैं 28 के बाद क्या होगा और आगे हमको कैसे प्रोसेस करना है, इसका सही तरीका। 28 तारीख के बाद आफ्टर 28 एक मेरिट लिस्ट आएगी। सबसे पहले मैं बता दूं आप मेरिट लिस्ट क्या क्या चीज़ें आपको मिलेंगी 28 तारीख के बाद, और फिर हम आगे कैसे प्रोसेस करेंगे। मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें जो भी लोगों ने सही तरीके से फॉर्म सबमिट किया है, रजिस्ट्रेशन किया है, उनका पेमेंट सक्सेसफुल हुआ है और चॉइस लॉकिंग हुई है, ठीक है। मेरिट लिस्ट आएगी, इसमें डोमिसाइल, CG डोमिसाइल जो है और जो नॉन डोमिसाइल हैं अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं, सबका हो सकता है कि एक कॉमन मेरिट लिस्ट दिया जाए या फिर सेपरेट दिया जाए। तो जिनका भी सक्सेसफुली हो गया है रजिस्ट्रेशन और पेमेंट, उन और सब चीज़ें करेक्ट हैं, उनके लिए एक मेरिट लिस्ट आएगी। नाउ मेरिट लिस्ट आने के साथ ही साथ में साइमल्टेनियसली अलॉटमेंट, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ अभी आपको आगे क्या करना है। और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट इसलिए होती हैं ताकि सही तरीके से आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें और आपका जो रजिस्ट्रेशन मनी है वो डूबे ना, वो फॉरफिट ना कर लिया जाए। अलॉटमेंट लिस्ट आएगा, अलॉटमेंट आएगा। नाउ सीट मैट्रिक्स भी अभी तक नहीं आया है छत्तीसगढ़ का, सीट मैट्रिक्स, फाइनल सीट मैट्रिक्स, क्योंकि दिस ईयर थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया है EWS को लेकर, EWS की सीटों को लेकर, तो उसको फाइनलाइज किया जा रहा है। तो एक उम्मीद है कि सीट मैट्रिक्स हो सकता है 1-2 दिन पहले रिलीज़ कर दिया जाए, बट या साथ में ही आपको रिलीज़ किया जाए। साथ ही साथ में कॉलेज का फाइनल फीस डिटेल आएगा, फाइनल फीस डिटेल, ठीक है, अलॉटमेंट के साथ ही। देखिए फाइनल फीस डिटेल कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं और जो प्राइवेट कॉलेज हैं, ठीक है, जो MBBS के लिए हैं और जो BDS के लिए हैं, तो इनका फाइनल फीस डिटेल और आपको फीस का कहना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन भी आएगा कि आपको कितने अमाउंट का DD किसके नाम से बनाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको उसी समय इन्फॉर्मेशन पता चलेंगी। इज़ दैट क्लियर नाउ? ठीक है। अभी प्राइवेट की जो फीस है, हमने अभी तक जो डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, जो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस है, चाहे बात करें शंकराचार्य की, बालाजी की, या फिर जो आपका रिम्स रायपुर है, तो लास्ट ईयर तक जो फीस रही है वो डिस्कस किया है। हो सकता है कि इसमें थोड़ा बहुत अपडेट हो, या गवर्नमेंट कॉलेज की जो फीस है लास्ट ईयर तक जो रही है 50,000, 50,000, हो सकता है कि दिस ईयर उसमें थोड़ा बहुत अपडेट हो। तो ये सारी चीज़ें आपको 28 तारीख के बाद जितनी जल्दी से हो सके पता चलेंगी। नाउ अब एक संभावना ये बनती है कि 28 के बाद, है ना, ये आपको क्लियर हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब देखिए
अब स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म सबमिट किया था, वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ था, ठीक है, वो सारे स्टूडेंट दो कैटेगरी में सिंपली डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। करना क्या है, दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे, ऐसे स्टूडेंट जिनको चॉइस फिलिंग के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं कोई अलॉटमेंट मिला है, ठीक है, उनको क्या है, अलॉटमेंट मिल गया है, ठीक है। और ऐसे जिन्हें कोई अलॉटमेंट नहीं मिला है, किसको क्या करना है मैं आपको ये बता रहा हूँ फर्स्ट राउंड के बाद, ताकि आप प्रॉपर तरीके से सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकें। जिनको अलॉटमेंट मिल गया है, ठीक है, अब अलॉटमेंट भी जो जिनको मिला हुआ है वो सारे वो स्टूडेंट लाइक है ना, उन्हें स्क्रूटनी कराना कंपलसरी है, स्क्रूटनी कराना कंपलसरी है। दैट मीन्स चाहे आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट मिला हो, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अलॉटमेंट मिला हो, गवर्नमेंट सीट हो, मैनेजमेंट सीट हो, या इवन गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज या प्राइवेट डेंटल कॉलेज, किसी भी टाइप का अलॉटमेंट आपको मिला है तो आप स्क्रूटनी के लिए तैयार रहिए। अगर आप स्क्रूटनी नहीं कराते हैं, व्हाट विल हैपन, कि अगर आपको लगता है कि आपने स्क्रूटनी नहीं कराएंगे तो क्या आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर है ना आपने स्क्रूटनी नहीं कराया और स्क्रूटनी आपको फिजिकली स्वयं करानी है, ठीक है, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आप दिल्ली से हो, राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, पंजाब से हो, इट डजेंट मैटर, स्क्रूटनी के लिए आपको खुद आना पड़ेगा। तो पहला स्टेप उनके लिए जिनको अलॉटमेंट मिल गया है, सबसे पहले उनको क्या कराना है, स्क्रूटनी तो कराना ही है। और अगर आपने स्क्रूटनी नहीं कराया तो फर्दर राउंड्स के लिए आप ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। दैट मीन्स कि आने वाले किसी भी राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये क्लियर मेंशन किया गया है रूल बुक में, ठीक है। अब आपने स्क्रूटनी नहीं कराई, आप इस सेशन से ही बाहर हो जाओगे, काउंसलिंग से। नाउ अब देखते हैं कि ऐसे जिनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ है, गवर्नमेंट में MBBS अलॉट हुआ है, राइट, तो इनके लिए स्क्रूटनी के साथ साथ एडमिशन भी कंपलसरी है। जिन्हें गवर्नमेंट MBBS अलॉट हुआ है, आप स्क्रूटनी तो कराएंगे ही कराएंगे, साथ ही साथ में आपको एडमिशन लेना ही है। अगर आपने नहीं लिया एडमिशन तो आप आने वाले इस सेशन के काउंसलिंग से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाएंगे। लेकिन जिन्हें प्राइवेट MBBS, गवर्नमेंट और प्राइवेट BDS अलॉट हुआ है, उन्हें सिर्फ स्क्रूटनी कराना है। उनके पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो एडमिशन ले सकते हैं तब भी वो काउंसलिंग में बने रहेंगे, और अगर वो एडमिशन नहीं लेते हैं तब भी वो काउंसलिंग में बने रहेंगे। दैट मीन्स कि बिना एडमिशन लिए भी आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे। लेकिन एक चीज़ को आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट का तो आपको एडमिशन कंपलसरी हो गया। फर्स्ट राउंड में मान लीजिए आपको कोई भी कॉलेज मिला है, जो कॉलेज अलॉट किया गया है, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप काउंसलिंग में बने रहना चाहते हैं, आपने वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया, तो उस केस में आगे दोबारा कभी भी वो कॉलेज आपको रिपीट अलॉट नहीं होगा। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब अलॉटेड जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, जिनको अलॉटमेंट मिला है और जो प्रवेश लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनको CGDME की वेबसाइट से अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा, ठीक है, और प्रॉपर, ठीक है, जो भी शेड्यूल दिया जाता है कि इस तारीख से इस तारीख के बीच में आपको एडमिशन लेना है, तो उस शेड्यूल के अंदर ही आपको सारे प्रोसीजर कंप्लीट कराने होंगे। लाइक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कॉलेज में जाके आपको रिपोर्ट करना होगा, साथ ही साथ में एडमिशन के लिए जो समय दिया गया है, इस समय अंतराल में ही आपको सारे डॉक्यूमेंट्स लाइक जो बॉन्ड हो गया, ब्रेकेज बॉन्ड हो गया, रूरल सर्विस बॉन्ड हो गया, जितनी भी चीज़ें होती है पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था, तो वो एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कराना है उनके लिए जो प्रवेश लेना चाहते हैं शेड्यूल के अनुसार। अब मान लीजिए ऐसे कैंडिडेट जिनको अलॉटमेंट मिला और आगे वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लेकिन एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं, तो वो तो काउंसलिंग में बने रह सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज वाले। लेकिन अब बात आती है कि आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, जो एडमिशन के बाद क्या आपके पास एडमिशन के बाद भी दो ऑप्शन बचते हैं। हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। सपोज आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है, एडमिशन ले लिया है, चाहे आपने गवर्नमेंट में एडमिशन लिया या फिर आपने प्राइवेट में एडमिशन लिया, तो आपके पास इसके बाद भी दो ऑप्शन बचते हैं। ध्यान से समझिएगा, मैं सबको कंसीडर कर रहा हूँ, जिन्होंने गवर्नमेंट में एडमिशन लिया या जिन्होंने प्राइवेट में, MBBS या BDS, इट डजेंट मैटर, एडमिशन आपने ले लिया हुआ है। आपके पास दो चीज़ें हैं, या तो जो कॉलेज आपको मिला है आप उससे सेटिस्फाइड हैं और आप बिल्कुल नहीं चाहते कि अब इससे अपग्रेड हो। लाइक फॉर एग्जांपल, जिन्होंने गवर्नमेंट में एडमिशन लिया CG की काउंसलिंग के थ्रू और उनको पंडित JNM मेडिकल कॉलेज मिला है, JNM मेडिकल कॉलेज मिला है, अब इससे ज़्यादा क्या ही अपग्रेड होगा। बात समझ में आ रही है? स्टेट काउंसलिंग के थ्रू ये सबसे टॉप का कॉलेज है, तो इससे ज़्यादा क्या ही अपग्रेड होगा। मतलब ये स्टूडेंट्स को आगे
और सेकेंड राउंड में या आगे अपग्रेडेड राउंड में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है यदि उन्होंने पहले चॉइस को, या आप यूँ कह सकते हैं कि अगर आपको आपके फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिल गया है, फर्स्ट चॉइस का कॉलेज मिल चुका है, तो आप फिर आगे क्या अपग्रेड करेंगे। पंडित जी ने मिला हुआ है, कोई अपग्रेडेशन आपको नहीं चाहिए, तो अपने एडमिशन को स्थायी करके, ठीक है, फिक्स करके आप काउंसलिंग से एग्जिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आने वाले राउंड में आपको पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर है। अब लेकिन अगर हो सकता है कि गवर्नमेंट में आपको आपके सेकेंड चॉइस का, थर्ड चॉइस का या फोर्थ चॉइस का कॉलेज मिला है, आप अपने कॉलेज से सेटिस्फाई नहीं हैं और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले राउंड में आपको अपग्रेड कर दिया जाए, आने वाले राउंड में आपको अपग्रेड कर दिया जाए या अपग्रेडेशन का मौका मिले, उस स्थिति में आपको क्या करना है कि अपग्रेडेशन या सेकेंड राउंड के लिए जाना है, प्रॉपर आपको ऑप्शन क्लिक करना है, एडमिशन भी लेना है गवर्नमेंट में आपको, और फिर अपग्रेड के लिए या फिर जिसको आप बोल सकते हो सेकेंड राउंड में आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड राउंड की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि इसके बाद आपको क्या करना है। फिलहाल यहाँ तक आपको ध्यान रखना है कि आपको अपग्रेड के लिए चूज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ऑटोमेटिकली अपग्रेड नहीं होता। आपको सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करना है, कैसे करना है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब बात आ जाती है ऐसे बच्चों की जिन्हें प्राइवेट कॉलेज अलॉट हुआ है। मान लीजिए आपने फर्स्ट चॉइस में, प्राइवेट की बात करूँ, शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस डाला था, ठीक है, या फिर आपने जो भी डाला हुआ था और आपने एडमिशन लिया है, आपके फर्स्ट चॉइस का प्राइवेट कॉलेज आपको मिला है, आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उस केस में आपको और अपग्रेड की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि काउंसलिंग में बने रहें और यहाँ पे एडमिशन न लें, सेकेंड राउंड में आपको एडमिशन लेना है या आने वाले राउंड में लेना है, तो अगर आप इसको अभी छोड़ देंगे तो आने वाले राउंड में आपके लिए शंकराचार्य कॉलेज अनअवेलेबल हो जाएगा, मतलब शंकराचार्य कॉलेज में आपको दोबारा एडमिशन नहीं मिलेगा। अब ऐसे बच्चे जो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, उन्होंने अपने चॉइस में शुरुआत में गवर्नमेंट कॉलेजेस डाला हुआ था, उसके बाद प्राइवेट कॉलेज, तो मान लीजिए फर्स्ट राउंड में आपको प्राइवेट कॉलेज मिला है, ठीक है, और आपने प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, तब भी आप एलिजिबल हैं कि आगे आपको अपग्रेड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। और अगर आपने एडमिशन ले लिया प्राइवेट कॉलेज में, आप छत्तीसगढ़ डोमिसाइल हैं, आपने सीक्वेंस में पहले गवर्नमेंट डाला हुआ था, फिर आपने प्राइवेट डाला हुआ था, आपने प्राइवेट में एडमिशन ले लिया, तो अपग्रेडेड राउंड में आपको मौका बिल्कुल मिलेगा कि प्राइवेट कॉलेज से आपको अगर सीटें वैकेंट रहती हैं तो आपके चॉइस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन दिया जा सकता है यदि सीटें वैकेंट रहती हैं। और ये अपग्रेडेशन सिर्फ और सिर्फ सेकेंड राउंड तक ही वैलिड होता है, सेकेंड राउंड के बाद कोई अपग्रेडेशन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट आप लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि सेकेंड राउंड में हम लोगों को क्या करना है। बिफोर दैट मैं आपके कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल, बहुत सारे स्टूडेंट, अभी जो फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन था आपका कि कुछ स्टूडेंट ऐसा बता रहे हैं कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग में जब वो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, राइट, जब वो चॉइस फिलिंग कर रहे हैं तो उस स्थिति में सिम्स बिलासपुर और अंबिकापुर का जो मेडिकल कॉलेज है ये शो नहीं हो रहा है। सिम्स बिलासपुर और अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज शो नहीं हो रहा है। तो ज़्यादा, अब इसके पीछे 2-3 चांसेस हो सकते हैं, लाइक ध्यान सुनिएगा। एक सिम्स बिलासपुर है ना, लगता है कि ऑल इंडिया वालों ने या एमसीसी वालों ने हमारा चॉइस फिलिंग वाला वीडियो देख लिया और इस पनौती कॉलेज को बाहर ही कर दिया है। एनीवे, और दूसरा जो है आपका अंबिकापुर ये शो नहीं हो रहा है। तो क्या संभावना है, क्या ये दोनों 0 ईयर हो चुके हैं? 0 ईयर का मतलब होता है क्या इस वर्ष इसमें एडमिशन नहीं मिलेगा, एक चांसेस। दूसरे चांसेस, क्या ऑल इंडिया में इनको मौका नहीं मिलेगा, दूसरा चांसेस। तीसरा चांसेस है कि क्या छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग में, सीजी काउंसलिंग में इनकी 100% सीट्स को सीजीडीएमई के थ्रू भरा जाएगा। मैं आपको बता दूं, ये 0 ईयर नहीं हुए हैं और बिल्कुल खुश होने की जरूरत नहीं है कि इसकी 100% सीटें आपको पूरे छत्तीसगढ़ या सीजीडीएमई के थ्रू भरी जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी ऑल इंडिया में 3 राउंड और बाकी हैं। दैट मीन्स कि आने वाले राउंड में इन कॉलेजेस को सम्मिलित किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से आपका डाउट क्लियर है। तो चॉइस फिलिंग में अभी ये नहीं दिखा रहा है, हो सकता है सेकेंड राउंड, मॉप अप राउंड या स्टे वैकेंसी में इसको कंसिडर कर लिया जाएगा। तो आपका एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का है कि भाई 5,000, 10,000 और ये 1 लाख रुपए सिक्योरिटी मनी आपको कब देनी होगी, कब जमा करना है? तो ये फिलहाल आपको नहीं करना है, चाहे आप छत्तीसगढ़ के बच्चे हो या छत्तीसगढ़ के बाहर के स्टूडेंट हो, आपको सिक्योरिटी मनी सेकेंड राउंड में जमा करनी होती है। दैट मीन्स कि सेकेंड राउंड या अपग्रेडेड राउंड में सिक्योरिटी मनी जमा करनी होती है। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं
कि आपका जो मैंने फॉर्म फिल कर दिया है, ये भी आज का बहुत ही फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन था कि फॉर्म फिल कर दिया है, चॉइस फिल कर दिया है, पेमेंट भी हो गया है, अभी भी स्टेटस नॉट लॉक्ड बता रहा है। स्टेटस आपका क्या बता रहा है? नॉट लॉक्ड। और ये बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है, तो प्लीज़ बी पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा इंतजार करिए, सिस्टम में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। ये इशू जल्दी ही रिजॉल्व कर लिया जाएगा, कोई हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। अभी तुरंत से एडिट ऑप्शन में मत जाइए, जैसे ही आप एडिट क्लिक करेंगे तो 1000 रुपये का आपको चूना लग जाएगा। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी समय है, आराम से हम लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि कभी भी कोई भी, चाहे आप कोई एग्ज़ाम फॉर्म भर रहे हों या फिर आप काउंसलिंग फॉर्म भर रहे हों, पहले दिन और आखिरी दिन नहीं करना चाहिए। पहले दिन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि सर्वर का इशू आता है या हमसे कई बार अनजाने में गलती हो जाती है, जिसे भुगतना हमारे पेरेंट्स को पड़ता है, क्योंकि फाइट आप नहीं करोगे, आपके पेरेंट्स करेंगे बाद में कोई दिक्कत होगी तो। और आखिरी दिन इसलिए क्योंकि रश में कभी भी हम हड़बड़ी में होते हैं तो गड़बड़ी हो जाती है। तो ये क्लियर है। नाउ कुछ लोगों के क्वेश्चंस हैं, एक ये बहुत कॉमन क्वेश्चन अभी अभी अराइज हुआ है जो ऑल इंडिया कोटा से MBBS करने वाले हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अगर हम, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम दूसरे स्टेट से ऑल इंडिया कोटा के थ्रू MBBS करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में स्टेट कोटा के 50% सीट्स के लिए एलिजिबल नहीं होंगे क्या, भले ही आप छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल क्यों ना हो। मतलब आपके पास छत्तीसगढ़ का स्थायी निवास प्रमाण पत्र है और आपके मार्क्स अच्छे आए हैं और आप अच्छे मार्क्स के बेसिस पे छत्तीसगढ़ के बाहर किसी राज्य में या अच्छे कॉलेज से MBBS कर लेते हैं, तो क्या यहाँ के PG सीटों के लिए आप 50% के लिए एलिजिबल नहीं होंगे? तो ऐसा नियम आ गया है और हाँ, ऐसा ही है। अब जो है वही हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। कुछ लोगों ने पूछा है क्या सैटरडे संडे को भी स्क्रूटनी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देश के सारे मेडिकल कॉलेजेस ओपन रहेंगे? यस, MCC ने बिल्कुल निर्देश दिया है मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने कि सैटरडे संडे को भी एज अ वर्किंग डे कंसीडर किया जाए और सारे मेडिकल कॉलेज में वर्क होते रहेंगे, राइट। चलिए, सेकेंड राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं क्या, एक क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, है ना। बात करते हैं किसकी, हम सेकेंड राउंड की। हम आपको वही एक्सप्लेन करते हैं जो नियम CGDME आपको देता है, ठीक है। उसको हम थोड़ा आपके लिए सिंप्लीफाइड करते हैं, अपने से हम उसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि क्या सेकेंड राउंड में, मैं छत्तीसगढ़ की काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, क्या सेकेंड राउंड में अगेन फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं? यस, फ्रेश चॉइस फिलिंग। तो देखिए, लास्ट ईयर तक तो ऐसा नहीं भी होता आया है, लेकिन दिस ईयर नियम में ऐसा लिखा हुआ है कि हाँ, सेकेंड राउंड में आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, अपने चॉइस को रीअरेंज कर सकते हैं। पर एक बात का आपको ध्यान रखना होगा बहुत क्लियरली कि इससे पहले जो आपने चॉइस फिलिंग डाला है वो 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना है सेकेंड राउंड में, और सेकेंड राउंड के समय ही आपको ये जो सिक्योरिटी मनी है या जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है ये पे करना होता है। एक सवाल ये है कि कौन सी चीज़ें हैं जिसको आप एडिट नहीं कर सकते, कौन सी चीज़ें हैं जो काउंसलिंग में एडिट नहीं कर सकते? तो आप अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी और कॉलेज टाइप इसको बाद में एडिट नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो समझ गए होंगे आप लोग, ये एडिटेबल नहीं है। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उनका मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी गलत फिल हो गया है, अब उनको क्या करना चाहिए जबकि उनका फॉर्म सबमिट हो चुका है। तो क्योंकि आपका मोबाइल नंबर या दोनों में से कोई एक गलत हो गया है, उसके बावजूद आप काउंसलिंग में बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारे अपडेट आप चैनल पे ले सकते हैं, CGDME की साइट से ले सकते हैं, आपको प्रॉपर पता चल जाएगा, अलॉटमेंट लेटर वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप लोग अपने पासवर्ड का ध्यान रखिए कि जो भी पासवर्ड आपने सेट किया उसको बिल्कुल लिख के रख लीजिए। अब इसको एडिट करने की या दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप दोबारा फॉर्म भरेंगे तो डेटा सेम होगा, मैच कर जाएगा और आपको दिक्कत हो जाएगी। मतलब आपके नाम से सेम रोल नंबर से एक से अधिक फॉर्म एंट्री आ जाएगी और कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। तो गलती कर दी आपने जो नहीं करना चाहिए था। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि जो भी वीडियोस हैं, हम लोग आपके एग्ज़ाम से पहले भी मैंने बहुत सारे काउंसलिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाए थे। एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आया उसके बाद भी बनाए थे, रिजल्ट आने के बाद काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले और काउंसलिंग स्टार्ट होने के काउंसलिंग खत्म होने तक आप बने रहिए, चीज़ों को समझिए। उसके बाद ये बहुत ही सिली मिस्टेक है, आपके फ्यूचर का सवाल है। एनीवे, कॉलेज टाइप का मतलब ये है कि एक बार अगर आपने चूज़ कर लिया कि गवर्नमेंट ऑनली, मतलब फ्यूचर में आप इसको एडिट नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि फिर आपको लगता है कि अरे कहीं से पैसा वैसा आ गया, अब मैं प्राइवेट से भी MBBS कर सकता हूँ, आप नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज़, अगर आप प्राइवेट में आपने एंट्री कर दिया है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, ध्यान से समझिएगा, आपने कॉलेज टाइप में चूज़ किया है गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट,
तो इस केस में आप इसको ओनली गवर्नमेंट या ओनली प्राइवेट एडिट नहीं कर सकते, ये चेंजेबल नहीं है। तो शुरुआत में ही आपको ये फाइनलाइज करना है। अभी आपको मौका मिलेगा, ठीक है, आप जिसे एडिट कर पाएंगे, लेकिन फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन के बाद इनको आप बदल नहीं पाएंगे। उन बच्चों का थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, प्राइवेट की तरफ उनको सोचना भी नहीं है। तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा कि आप प्राइवेट कॉलेज को बिल्कुल मत डालें। ऐसा नहीं कि सिर्फ चॉइस फिलिंग में आपको नहीं डालना है, फर्स्ट राउंड रजिस्ट्रेशन में भी आपको प्राइवेट शब्द का प्रयोग मत करिए। अदरवाइज सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी मनी जुगाड़नी पड़ेगी या देनी पड़ेगी, तभी आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और ये सिक्योरिटी मनी कम से कम 3 से 4 महीनों के लिए लॉक हो जाएगी, आपको तुरंत रिफंड नहीं मिलता है। तो फिर जबरदस्ती जब आपको प्राइवेट में इंटरेस्ट नहीं है तो आपने गवर्नमेंट कॉलेज टाइप में प्राइवेट क्यों डाला है? तो सिक्योरिटी मनी आपके फंस जाएंगे 3-4 महीनों के लिए। इज दैट क्लियर? ओके, तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। मैं कुछ और क्वेश्चंस आपके ले लेता हूँ। क्या अगले साल महासमुंद, कोरबा या चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिल जाएगा? तो ये बड़ा ही ऑड क्वेश्चन है। इलेक्शन है क्या नेक्स्ट ईयर? अगर इलेक्शन होगा तो एक आध कॉलेज को तो मान्यता डेफिनेटली देंगे ये लोग, चुनाव के समय मिलता है। वैसे संभावना इनमें से चंदूलाल चंद्राकर की ज़्यादा बनती है। अब ये मत कहिएगा कि ये किसी पॉलिटिशियन के दामाद का है। एनीवे, चलिए नेक्स्ट है आपका जो सवाल है कि यदि फर्स्ट राउंड में सिर्फ गवर्नमेंट डाला है तो क्या सेकेंड राउंड में प्राइवेट ऐड कर सकते हैं क्या? फर्स्ट राउंड में सिर्फ आपने क्या डाला है? गवर्नमेंट डाला है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने कॉलेज टाइप, चॉइस फिलिंग की बात हो रही है। फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग में आपने ओनली क्या डाला है? चॉइस फिलिंग की बात कर रहा हूं मैं, ओनली क्या चूज किया है? गवर्नमेंट कॉलेज चूज किए हैं। तो क्या सेकेंड राउंड में आप गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, अब क्योंकि मैं आपको क्लियर कर चुका हूं कि सेकेंड राउंड में आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी है, तो यदि कॉलेज टाइप में शुरुआत में आपने गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों लिया है, आप रजिस्ट्रेशन फीस या सिक्योरिटी मनी 1 लाख रुपए पे करने के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। दैट मीन्स कि आप नेक्स्ट राउंड के चॉइस फिलिंग में आप गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों को डाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। क्या नोटरी दिल्ली से बनवा सकते हैं क्या? तो ऐसे कैंडिडेट जो आउट ऑफ स्टेट हैं, जो छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं, डेफिनेटली वो अपना नोटरी दूसरे स्टेट से भी करवा सकते हैं। आई थिंक नोटरी तो हर जगह वैलिड होता ही है। कुछ इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि रजिस्ट्रेशन के लास्ट डेट के बाद जो 28 जनवरी है, इसके बाद बनाए गए कोई भी मूल दस्तावेज या जो डॉक्यूमेंट हैं वो मान्य नहीं होंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कुछ कैंडिडेट जिनके पास EWS सर्टिफिकेट पिछले साल का था, उनको लगा कि वो इस साल चल जाएगा, बट अब उन्होंने नियम पढ़ा तो पता चलता है कि 31 मार्च के बाद आपको EWS सर्टिफिकेट बनवाना था। पर क्योंकि इनका सर्टिफिकेट पिछले साल का है तो वो तो वैलिड होगा ही नहीं, और अब अगर बनवाते हैं और 28 जनवरी के बाद उनका EWS सर्टिफिकेट बनता है तो वो भी वैलिड नहीं होगा। मैं नियम की बात कर रहा हूँ, फिर इसके पीछे क्या सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन भी बताया जा सकता है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। इसके बाद भी अगर आपके सवाल रह जाते हैं, है ना, तो आप बिल्कुल चिप्स से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं चिप्स का कांटेक्ट नंबर दे दे रहा हूँ 7898041982, 7898041982, ये चिप्स का कांटेक्ट नंबर है। इसके अलावा CGDME के साइट पे आपको CGDME का कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है, चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है, नियमों को आप बहुत अच्छे से अध्ययन कर लीजिए। कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही है, किसी तरीके से आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है इनकम्प्लीट है, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो सकती है। तो कोशिश करिए, सावधानी बरतिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।